सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 लेक्चर नंबर 3। जो आज का टॉपिक है इसका नाम है जेंडर डिस्पैरिटी एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया, लैंगिक असमानता एवं भारत में महिलाओं के प्रति अत्याचार। मनुष्य जैविक सामाजिक आधारों पर एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे पुरुष महिलाओं से भिन्न होती हैं, श्वेत अश्वेत से भिन्न होते हैं। तो भिन्न होने की इसी प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। और विभेदन के आधार पर जब समाज ये मूल्यांकन करने लगे कि कोई श्रेष्ठ है कोई हीन है, तब इसी को सामाजिक असमानता कहते हैं। यदि लिंग के आधार पर समाज यह मूल्यांकन करे कौन पुरुष श्रेष्ठ है महिलाएं हीन है, तब यह समाज असमानता का ही एक प्रारूप होगा, यह सामाजिक असमानता का प्रारूप होगा। और ये जो असमानता है इसको सामाजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जन्म इसे जो जन्म है समाज देता है, समाज इसको जन्म दे रहा है, इसलिए सामाजिक असमानता है। और सामाजिक असमानता का कोई एक वैश्विक आधार नहीं है जो कि यह प्रमाणित करता हो कि पुरुष महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ है। ये तो समाज की एक मान्यता मात्र है, इसीलिए इसे एक सामाजिक असमानता कहते हैं। और यह असमानता जिसे जन्म समाज देता है, कर्मकांडी आधार पर इसे न्यायोचित प्रमाणित किया जाता है एवं इसे ज्यादा ठोस बनाया जाता है। यह असमानता महिलाओं के प्रति अत्याचार अपराध को बढ़ावा देती है। भारत में यह असमानता अपने आप को प्रतिकूल लिंग अनुपात में, महिलाओं के निम्न साक्षरता दर में, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, संगठित क्षेत्र में उनके योगदान इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। जैसा कि हमें पता है कि भारतीय समाज हमारा पितृसत्तात्मक समाज रहा है। ऐसे में समाज में जो परिवार है, परिवार और समाज में जो सत्ता रही है वो पुरुषों के पास रहती आई है और महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हीन माना जाता आया है और वर्चस्व जो है पुरुषों का होता है। भारतीय समाज पारंपरिक तौर पर पितृवंशीय रहा है। ऐसी व्यवस्था में संपत्ति एवं उपनाम का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता रहा है। पुत्रियां न सिर्फ संपत्ति से वंचित रही हैं बल्कि पिता के उपनाम से भी वंचित रह जाती हैं। भारतीय समाज में विभिन्न कर्मकांड जो कि उपस्थित रहे हैं वे सभी सामान्यतः पुरुषों के पक्ष में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक असमानता को सशक्त बनाते हैं। हिंदुओं में जैसे अनुलोम विवाह की एक वैध प्रक्रिया रही है, जबकि प्रतिलोम विवाह वर्जित है। अभी आपको शायद पता नहीं है अनुलोम और विलोम, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह क्या होता है, लेकिन अभी इसमें आगे है। यह अनुलोम विवाह की वह व्यवस्था है, देखिए इसमें अनुलोम विवाह के बारे में बता रहे हैं। अनुलोम विवाह क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वर कर्मकांडी आधार पर वध की तुलना में उच्च श्रेणी से है। अगर वर वधु से उच्च श्रेणी में है तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। यह कर्मकांडी आधार, यह जो कर्मकांडी आधार है ना, वर पक्ष का वर्चस्व वधु पक्ष के ऊपर स्थापित करता है। अगर वर पक्ष श्रेष्ठ वर्ग से है वधु से, तो फिर वर्चस्व वर पक्ष का होगा वधु के ऊपर। विवाह के उपरांत भी पितृवंशी समाज में पत्नी अपने घर का परित्याग कर एक नए घर का सदस्य बनती है और शादी के बाद भी एक जो पत्नी होती है उसको अपना घर त्याग कर पति के घर जाना होता है, पत्नी को ही क्यों जाना होता है। अतः इस मानसिक क्षति का भी प्रभाव महिलाओं पर ही देखा जाता है। विवाह की प्रक्रिया में समानता वर वधु की तुलना में आयु में ज्यादा होता है। लड़के की आयु वधु की आयु से ज्यादा होती है। यह परिवार में वृद्ध तंत्र को साबित करता है। वृद्ध तंत्र परिवार अथवा समाज में वृद्ध के पास सत्ता को संबोधित करता है। मतलब कि अगर सत्ता किसी बड़े के पास है, वृद्ध के पास है, तो इसे वृद्ध तंत्र कहते हैं। मुसलमानों में भी तलाक का अधिकार मात्र पुरुषों को ही उपलब्ध है। जैसा कि आपको पता है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनमें भी तलाक की जो व्यवस्था है तो वो पुरुषों तक ही उपलब्ध है, महिलाएं इस अधिकार से वंचित हैं। मुसलमानों में पुरुषों के पास बहुपत्नी विवाह की अनुमति है लेकिन महिलाओं के पास नहीं है। जो मुस्लिम वर्ग है उसमें पुरुष जो है वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं, पत्नी रख सकते हैं, लेकिन महिलाओं के पास ऐसा नहीं कर सकती वो।
और हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका बचपन से ही तय हो जाती है। उसी अनुरूप वो भविष्य के लिए उनको तैयार भी किया जाता है। प्रत्याशित समाजीकरण की इस प्रक्रिया में उसे प्रारंभ से ही विनम्र, शांत रहने की सीख दी जाती है, जिसके कारण वे अपने आत्मसम्मान प्रारंभ से ही खोने लगते हैं। अतः वे समाज में भी अपने शोषण का विरोध करने में असमर्थ रह जाती हैं। एक जो पितृसत्तात्मक समाज होता है, तो पितृसत्तात्मक समाज में पुत्र प्राप्त की कामना प्रबल होती है, इसलिए पुत्रियों को एक आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है। पुत्रियों को आधारभूत अनिवार्य अधिकारों जैसे चिकित्सा, पोषण से भी वंचित रखा जाता है, वह शिक्षा से भी वंचित रह जाती हैं। ऐसी मान्यता रही कि यदि पुत्री ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो ऐसे में उसके लिए वर प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि पुत्री को बुढ़ापे के सहारे के रूप में देखा जाता है। पुत्र को बुढ़ापे के सहारे के रूप में देखा जाता है, उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और महिलाओं की जो जिम्मेदारी होती है घरेलू प्रक्रियाओं तक ही सीमित रहती है। परिवार में उनका आर्थिक योगदान नगण्य के रूप से रहता है तथा उनका महत्व भी कम होता है। आपको पता है कि अगर कोई नौकरी कर रहा है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है बेरोजगार के मुकाबले। घर में महिलाओं की आश्रितता के कारण, उनके प्रति भेदभाव के कारण एवं शोषण का विरोध करने में असमर्थ होने के कारण महिलाओं के प्रति अत्याचार एक समान प्रक्रिया बन जाती है। तो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो सामाजिक असमानता के कारण ही आती है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, महिलाओं के प्रति अपराध के संदर्भ में एक अलग खंड प्रकाशित करता है। इन अपराधों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे बलात्कार का प्रयास, अपहरण, दहेज संबंधी हत्या, छेड़खानी, पति एवं परिवारजनों द्वारा किया गया अत्याचार, आत्महत्या के लिए उकसाना। प्रत्येक वर्ष महिलाओं के प्रति अपराध में विगत वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हो रही है। 2015 में कुल 3,29,000 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। 2016 में 3,38,900 से भी अधिक मामले रहे। महिलाओं के प्रति दर्ज अपराधों में सर्वाधिक तीव्र बढ़ोतरी बलात्कार के दर में देखी गई। 2015 में 34,600 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं दर्ज हुई, जो कि 2016 में बढ़कर 38,900 से ज्यादा हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि 2015 की तुलना में 2016 में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। मतलब अपराध जो है लास्ट ईयर की कंपेरिजन में नेक्स्ट ईयर बढ़ता जाता है। महिलाओं के प्रति अपराध में सर्वाधिक मामले पति अथवा उसके परिवारजनों द्वारा अत्याचार से संबंधित हैं। कुल अपराध का 32.6% रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि जो महिला के प्रति अपराध हो रहा है उसमें जो सर्वाधिक मामले पति एवं उसके परिवारजनों द्वारा अत्याचार से संबंधित हैं, वो भी कुल अपराधों का 32.6% है। बलात्कार की घटनाएं कुल अपराध का 11.5% रही हैं। पति एवं उसके परिवारजनों द्वारा सर्वाधिक घटनाएं पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई। बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में दर्ज हुई सर्वाधिक। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है। तो आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 2001 की जो जनगणना थी उसके बाद एक जनांकी विशेषज्ञ थे, डेमोग्राफिक स्पेशलिस्ट थे, आशीष बोस जिनका नाम था। उन्होंने क्या किया, बाल लिंग अनुपात में निरंतर कमी को ध्यान में रखते हुए, जो बाल लिंग अनुपात में कमी हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए डेमारू राज्यों की अवधारणा प्रतिपादित की। डेमारू राज्य अब क्या होते हैं, क्या विकसित राज्य होते हैं या फिर वो पिछड़े हुए राज्य होते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे हम। इन्होंने जो आशीष बोस ने जो अपनी थ्योरी दी, इसमें इन्होंने कहा जो विकसित राज्य हैं जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये डेमारू राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अब ये डेमारू का मतलब क्या है, डॉटर एलिमिनेटिंग मेल एस्पायरिंग रेस फॉर अल्ट्रासाउंड। मतलब कि जो विकसित कुछ राज्यों के जो भी इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इनमें जो है डॉटर एलिमिनेटिंग मेल एस्पायरिंग रेस फॉर अल्ट्रासाउंड, मतलब कि डॉटर को खत्म करना चाहते हैं वो, और मेल की, पुत्र की आशा रखते हैं और जिसके लिए वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। आशीष बोस ने ऐसे राज्यों को पुत्रियों की हत्या करने वाला राज्य कहा। मतलब जो डेमारू राज्य है वो क्या है, पुत्रियों की हत्या करने वाला राज्य है, और ये विकसित राज्य है। इस अध्ययन में उन्होंने एक राज्य के विकास को घटते लिंग अनुपात से जोड़कर देखा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लाइन। राज्य के विकास को घटते लिंग अनुपात से जोड़कर देखा, जो कि राज्य ज्यादा विकसित है वहां भ्रूण हत्याएं सरल एवं ज्यादा हो जाती हैं।
उनके अनुसार भ्रूण हत्याओं के लिए 3 आधारभूत व्यवस्थाओं का उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब भ्रूण हत्या अगर कहीं पे हो रही है, फिर बढ़ रही है या फिर ज़्यादा है, तो उसका 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है चिकित्सकों की उपस्थिति, और ऐसे चिकित्सक होने चाहिए जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन जिनके पास हो, वैसे चिकित्सक की उपस्थिति जिनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन हो, तभी भ्रूण हत्या हो सकती है। देखिए, भ्रूण हत्या अलग है और कन्या हत्या अलग है, तो ये भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं। दूसरा है उचित सड़क परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। तीसरा है भुगतान करने की क्षमता, और जो ये तीनों सुविधाएं विकसित राज्यों के पास उपलब्ध रहती हैं, इसीलिए भ्रूण हत्याएं यहाँ पे सरल हो जाती हैं। यही कारण है कि विकसित राज्यों में भी लिंगानुपात कम ही है। ऐसा नहीं कि राज्य विकसित हो गया है तो फिर उनमें लिंगानुपात बढ़ गया है, वहाँ पे भी कमी है। पुत्री की हत्या की इस प्रक्रिया को उन्होंने जनांकी आतंकवाद कहा। जनांकी आतंकवाद कहा इस प्रक्रिया को। इस अध्ययन के अंतर्गत यह भी देखा गया कि भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में परिवार नियोजन से संबंधित योजनाओं का प्रभाव नकारात्मक रहा है। हम दो हमारे दो की अवधारणा ने 2 संतानों के परिवार को एक आदर्श परिवार के नाम से प्रचलित किया। मतलब जो सरकार लेके आई हम दो हमारे दो, तो ये एक आदर्श, लोग इसको आदर्श परिवार मानने लगे कि 2 बच्चे होने चाहिए। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं, उनमें भी अगर 1 लड़का है, 1 लड़की है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उनमें से 2 लड़के हैं तब भी ठीक है, तब भी वो आदर्श परिवार मान लेता है जो हमारा समाज। लेकिन अगर दोनों लड़कियां हो गई, तब वो आदर्श परिवार नहीं मानता है। तो इसमें आगे यही बताते हैं कि यदि एक परिवार में एक पुत्र एक पुत्री हो, 2 पुत्र हो, तब भी इसे सामान्य समझा जाता है, जबकि 2 पुत्री वाले परिवार को असामान्य समझा जाने लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज में परिवार में पुत्र का होना गर्व की बात मानी जाती है एवं इसे सम्मानजनक समझा जाता है। अतः पुत्र प्राप्ति की कामना प्रबल रही है। यदि पुत्र का होना अनिवार्य माना जाता है, एवं साथ ही साथ हम दो हमारे दो की अवधारणा को भी अपनाया जाता है। अगर भारतीय समाज में पुत्र को होना तो अनिवार्य माना जाता है, और हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट उसकी अवधारणा को भी परिवार को आदर्श माना जाने लगा। तो हुआ क्या, एक पुत्री के बाद दूसरी पुत्री को परिवार में वरीयता नहीं जाती है। एक पुत्री हो गई, उसके बाद दूसरी पुत्री अगर हो जाती है, ऐसी स्थिति में भ्रूण हत्याएं होती हैं। अध्ययन के अनुसार वे परिवार जिनके पास संसाधन है, पुत्रियों को आर्थिक बोझ के रूप में देखते हैं। मतलब कि जो परिवार जिनके पास संसाधन है, वो पुत्रियों को आर्थिक बोझ के रूप में देखते हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं है, जिस परिवार के पास, वे भी पुत्रियों को बोझ के रूप में ही देखते हैं। क्योंकि भारतीय समाज एक पितृवंशी समाज रहा है, संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पारंपरिक तौर पर पुत्र को होता रहा है। अतः ऐसे में यदि एक संयुक्त परिवार में पुत्र न हो एवं माता पुत्री हो, पुत्र न हो एवं मात्र पुत्री हो, सिर्फ पुत्री हो, तो पुत्री पिता की संपत्ति से वंचित रह जाती है। तो क्योंकि जो पितृवंशीय समाज होता है, उसमें जो संपत्ति होती है, वह संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। लेकिन अगर पुत्री ही नहीं है तो संपत्ति से वंचित रह जाती है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि पुत्र हमारा। दूसरी ओर एक गरीब परिवार में पुत्र को मानव संसाधन के रूप में देखा जाता है। गरीब परिवार में देखते हैं कि अगर पुत्र हुआ, ज्यादा पुत्र हुए, तो जाहिर सी बात वो काम करेगा, आर्थिक योगदान दे सकेगा परिवार में आर्थिक योगदान सुनिश्चित कर सकता है, जबकि पुत्री का यह योगदान नहीं कर सकती है। ऐसे में निर्धन परिवार में भी पुत्री को एक आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है। पुत्री शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे आधारभूत सुविधाओं से वंचित रह जाती है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में पुत्री की सुरक्षा भी एक गंभीर समस्या है। उसे बोझ के रूप में भी देखा जाता है। दहेज भी एक गंभीर समस्या है जो कि पुत्री को आर्थिक बोझ बनाती है। यही सब कारक यही सब कारण है जो कि भ्रूण हत्या एवं कन्या हत्या को बढ़ावा देते हैं। किसी भी समाज में संविधान, कानून एवं सरकारी योजनाओं के माध्यम से लैंगिक समानता जैसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई भी समाज है, उसमें संविधान या कानून बना करके सरकारी योजनाओं के माध्यम से लैंगिक समानता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेषज्ञ थे, कानून विशेषज्ञ थे बेसिकली, उनका नाम है रास्को पाउंड, याद कर लीजिए। कानून विशेषज्ञ रास्को पाउंड, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला वह कानून जो कि एक समाज के परंपराओं के विरुद्ध हो, असफल हो जाता है। कोई ऐसा कानून जो कि समाज के परंपराओं के विरुद्ध हो, वो असफल हो जाता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कानून जो है, कानून बनाने वाले और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने वाले एवं अनुपालन करने वाले तीनों ही श्रेणी के लोग जो हैं, उसी समाज से ही तो संबंधित होते हैं, उसी समाज से संबंधित होते हैं, उसकी संस्कृति से ही प्रेरित होते हैं। ऐसे में नागरिक समाज की भूमिका बढ़ जाती है। जन जागरूकता के माध्यम से उत्पन्न
सांस्कृतिक परिवर्तन ही परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कोई कानून से या फिर ऐसा करके ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको जागरूकता फैलानी होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, पितृसत्तात्मक सौदाकारी। देखिए, पितृसत्तात्मक सौदाकारी टॉपिक जो है, ये हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।